चलो, अ वेरी गुड डे टू एवरीवन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस। अब रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस जब मैंने आपको टिक करवाए थे, नियर अबाउट इट वाज 20 क्वेश्चंस। बट जब तुम 20 देखोगे ना, एक्चुअल में वो 20 नहीं है। इतनी बार रिपीटेशन और एक ही टाइप के क्वेश्चन का सबसे ज्यादा रिपीटेशन है। अगर मैं पता पूरा क्रक्स बताने की कोशिश करूं, तो ये एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपका इफेक्टिव डेट बता दो कि व्हेन इज योर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आप एमटीपी में देखो, भर भर के यही क्वेश्चन दिया है। आप टेस्ट योर नॉलेज में देखोगे तो सबसे प्रायोरिटी में कौन सा कॉन्सेप्ट मुझे सीए इंटर के लेवल पे आना चाहिए, वो है मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा। उस कॉन्सेप्ट को मुझे समझते हुए चलना है। सेकंड है, मुझसे वो बार बार कैलकुलेशन में ये पूछना चाह रहा है, कहाँ 10 लाख, कहाँ 20 लाख, कहाँ 40 लाख, और उसके अकॉर्डिंग बताओ भाई इनको लाइबल टू रजिस्टर है या नहीं है। तो जहां तक मुझे याद आता है, 10 लाख मतलब M²NT, 20 लाख का मतलब पैम आंटी तेल लेने यूएस गई। ठीक है। और जो है वो है, मतलब 40 लाख है। इसके हिसाब से मुझे चेक करना पड़ेगा कहाँ पे 10, कहाँ 20, कहाँ 40। और अगर इनमें से एक भी ब्रांच ऐसी आ गई तुम्हारी, सपोज ऐसे तो तुमको 40 लाख का टर्नओवर एप्लीकेबल था, बट किसी ऐसी प्लेस पे तुम्हारी ब्रांच है जहाँ पे लोअर लिमिट इज एप्लीकेबल। फॉर एन एग्जाम्पल त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा में 10 लाख की लिमिट इज एप्लीकेबल। और अगर आप त्रिपुरा से, ध्यान से सुनो, अगर आप त्रिपुरा से टैक्सेबल सप्लाई करते हो, तब ओवरऑल आपको जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो 10 लाख ही एप्लीकेबल होगा। बट अगर मैम त्रिपुरा से एग्जाम सप्लाई ही जा रहा है, तो हायर रेट वाला जो भी आपका लिमिट है वही सब पे एप्लीकेबल होने लगेगी। तो यू हैव टू रिमेम्बर, अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उस एरिया से जहाँ पे लोअर रेट है, जहाँ पे क्या है लोअर लिमिट दे के रखी, तो वहां टैक्सेबल सप्लाई होगा तो सबके लिए लिमिट लोअर हो जाएगी। और एग्जेम्प्ट है तो फिर सबकी लिमिट वही रहती है जो है। फिर 40 लाख में आपसे ना वो बार बार पूछने की कोशिश करेगा कि 40 लाख का टर्नओवर यहाँ एप्लीकेबल है या नहीं। क्योंकि 40 लाख का टर्नओवर तभी एप्लीकेबल होता है, पॉइंट नंबर 1, जब सिर्फ और सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा हो, वहां सर्विसेज नहीं होनी चाहिए। तो इफ देयर इज सर्विस, तो यू कैन नॉट अप्लाई 40 लाख का टर्नओवर। अंडरस्टूड। सेकेंड, मैम ये 40 लाख का टर्नओवर तब भी नहीं लगेगा जब वो नोटिफाइड गुड्स का क्या करते हैं, सप्लाई वगैरह करते हैं, जैसे पान मसाला हो गया, एरेटेड वाटर हो गया। तो अगर यहाँ पे उन्होंने वो नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई वगैरह करा है ना, तो भी मैम यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोल रही हूँ, आई एम सेइंग सप्लाई। तो यहाँ अगर वो सप्लाई भी करते हैं ना एरेटेड वाटर, पान मसाला एक्सेट्रा वाली चीजों का, तो भी मैम यहाँ पे फिर 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। तीसरा, अगर मैम वो इंटर स्टेट सप्लाई करेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है, तो मैम इंटर स्टेट सप्लाई पे भी द लिमिट ऑफ 40 लाख विल नॉट बी एप्लीकेबल, आपको 20 पे आना पड़ेगा। 40 लाख की भी कंडीशंस हैं। तो इन्हीं पे घूमते घामते मेरे क्या चल रहे हैं, क्वेश्चंस चल रहे हैं। अब आप देखेंगे यही एक क्वेश्चन है, उसमें एक पॉइंट और आता है। अगर एक एजेंट, एग्रीगेट टर्नओवर में मैम मुझे क्या क्या काउंट करना होगा, एग्रीगेट टर्नओवर में एक टैक्सेबल पर्सन वो सारे सप्लाई काउंट करता है जो अपने अकाउंट पे कर रहा है, और साथ में प्रिंसिपल के बिहाफ पे कर रहा है। मतलब मैं मेरे प्रिंसिपल के बिहाफ पे कोई सप्लाई करती हूँ तो वो टर्नओवर मेरे लिए काउंट होगा। और अगर मैं क्या कर रही हूँ, मेरे अकाउंट पे भी कोई सप्लाई कर रही हूँ, तो इफ आई एम डूइंग टैक्सेबल सप्लाई एंड आई एम अ टैक्सेबल पर्सन, तो मेरे लिए ही काउंट होने वाला है वो टर्नओवर। बट अगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो एजेंट की बात कर रहा है, कि इसका मतलब अगर आप क्या कर रहे हो, आप एक एजेंट की तरह सप्लाई कर रहे हो अपने प्रिंसिपल के लिए और खुद अपना सप्लाई भी कर रहे हो, तो ये टर्नओवर आप ही का काउंट होगा। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां मैं सप्लाई नहीं कर रही हूँ एजेंट की तरह, मेरे लिए कोई एजेंट काम कर रहा है। तो जब मेरे लिए कोई एजेंट काम कर रहा है, वो सप्लाई कर रहा है, तो वो उसके टर्नओवर में काउंट होगा ना। उतना पार्ट आप अपने टर्नओवर में लेके नहीं चलेंगे। मैंने शुरुआत में ही क्यों बताया कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रोविजन। जो एक्सपेक्टेड प्रोविजन है इफेक्टिव डेट के हैं। आपका एक्सपेक्टेड प्रोविजन 10, 20, 40 लाख वाला है उनके लिए। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका एजेंट का ये छोटा सा पॉइंट आपको दिमाग में रहना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट, रिवाइज्ड इनवॉइसेस। रिवाइज टैक्स इनवॉइस हमने कहाँ पढ़ा था, इनवॉइस डेबिट क्रेडिट नोट में। तो बोलते हैं इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन
जब आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आएगी उस दिन से जिस दिन आपको सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसके बीच में आपने जो भी टैक्सेबल सप्लाई किए हैं आप 1 महीने के अंदर इनवॉइसेस रिवाइज कर सकते हैं। यू कैन इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइस, मतलब जो भी टैक्सेबल सप्लाई आपने किए आप रिवाइज कर सकते हैं अपने इनवॉइसेस। तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका किस चीज के ऊपर है, ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस हो गया। फिर इसके बाद कई बार डिपार्टमेंट खुद आगे रह के स्यू मोटो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा और कई बार मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो। जब उनको कैंसिल करना है ना वो रेट्रोस्पेक्टिव भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जब मैं रिक्वेस्ट करूंगी तो पहले वो सस्पेंड करते हैं, क्या करते हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करेंगे। फिर चेकिंग वेकिंग करेंगे कि भाई सही में इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दे, कुछ घपला तो नहीं है, सब चीजें चेक करेंगे। तो वो पहले मेरा सस्पेंड करेंगे, सस्पेंड करने के बाद वो क्या करते हैं, रिवोक करते हैं। तो एंड में मेरा क्वेश्चन किसके ऊपर है, सस्पेंशन एंड रिवोकेशन के ऊपर, कि सही ग्राउंड के हिसाब से प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिलेशन किया है या नहीं। मतलब तुम्हें पता होगा कि प्रॉपर ऑफिसर कब कैंसिल कर सकता है, उसके लिए ग्राउंड्स लिख के रखें। अगर वो ग्राउंड्स हैं तो हाँ भाई वो स्यू मोटो क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन। बट अगर उस ग्राउंड में नहीं आ रहे हम तो फिर वो कैसे कैंसिल कर देंगे। तो मेरे को वो ग्राउंड्स याद रहने चाहिए, क्या दिस आर द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच माई प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल माई रजिस्ट्रेशन। फिर कई बार जब मैं हमको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है तो हम रिवोकेशन रिक्वेस्ट करते हैं ना, कि प्लीज मत कैंसिल करो, रोक दो, मत करो ऐसा हमारे साथ। तो उसके लिए तुम्हारे पास टाइम लिमिट है 90 डेज। यू कैन अप्लाई फॉर रेवोकेशन विद इन 90 डेज। नोटिस मिलने से 90 दिन के अंदर तुम बोल सकते हो मत करो मत करो मत करो, और वो एक्सटेंड हो सकता है 180 डेज तक। तो उस पे भी क्वेश्चन है कि डिपार्टमेंट बोलता है 30 डेज के बाद आयो तुम, हम अब एक्सटेंशन नहीं देते तुमको, कि तुमने क्यों टाइम पे आते ना, टाइम पे बोलते रेवोकेशन कर दो। तो डिपार्टमेंट बोल रहा है 30 डेज में आना चाहिए था, हमको नहीं लगता कि हमको एक्सटेंशन करना चाहिए। फिर हम उनको सिखाएंगे नहीं भैया 90 डेज में आ सकते हैं, और अगर सफिशिएंट रीजन है तो आपको 180 डेज का मैक्सिमम एक्सटेंशन मुझे 180 डेज तक का मिल सकता है। तो वहां डिपार्टमेंट मेरा गलत जा रहा है। तो मैंने क्या बताने की कोशिश की कि ये प्रोविजंस कहाँ कहाँ के हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। जब मैं आपको बोलती हूँ कि अब जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करोगे, यार प्रोविजंस है तो सही दिमाग में, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल गायब ही हो गए। मैं चाहती हूँ कि तुम रिवर्स ऑर्डर में रिवीजन करना स्टार्ट करो। रिवर्स मतलब अब पहले प्रोविजन मत पढ़ो। हम लोग की गलती क्या होती है, प्रोविजन पढ़ते हैं क्वेश्चन कई बार छोड़ ही देते हैं, और होता है ये कि चलो प्रोविजन तो आ गए क्वेश्चन देख लेंगे। मैं बोल रही हूँ पहले प्रोविजंस नहीं, पहले क्वेश्चन देखो। जब तुम क्वेश्चन देखोगे ट्रिगर नहीं होगा ना प्रोविजन, तो देखना ऑटोमेटिकली वो चीज ज्यादा दिमाग में रह जाएगी कि ये वाला है ना, सस्पेंशन वाला रेवोकेशन वाला मेरे को आ नहीं रहा था। उसके बाद जब तुम प्रोविजन पढ़ोगे ना, पहले क्वेश्चंस कर लिए, फिर आप प्रोविजन पढ़ो, देखना प्रोविजन पढ़ते पढ़ते याद आएगा अरे यार इसके ऊपर ये क्वेश्चन था, अरे यार इसके ऊपर ये क्वेश्चन था। तो ऑटोमेटिकली प्रोविजंस के साथ तुमको क्वेश्चन लर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। अंडरस्टूड। चलो, सुपर क्विक वे में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्कशन। मैं थोड़ा सा रिवर्स ही चल देती हूँ, ठीक है। हम लोग ने स्टार्ट किया है टेस्ट योर नॉलेज से, मैं यहाँ पे 26 पे पहुंच गई थी। तो मैं एक काम करती हूँ, पीछे से आपको क्या करवाती हूँ, डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बचे नहीं है मेरे लिए। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन मेरा सेक्शन क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है, हमें सिर्फ बताओ कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं और क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन स्कीम में जा सकता है। फिर बोलता है कि बताओ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन कब लेना है, भाई साहब का रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड रहेगा, और क्या वैलिडिटी जो एक्सटेंड हो सकती है रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी। मतलब पता है वो 5 मार्क्स के लिए पूरा की पूरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के प्रोविजन ही पूछ रहा है आपसे। तो मैंने आपको बताया था कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, ऐसा पर्सन जिसका जिस स्टेट में जाके वो बिजनेस कर रहा है या जिस यूनियन टेरिटरी में जाके भाई साहब बिजनेस कर रहा है उसका वहां कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। कहीं और हो सकता है लेकिन उस जगह पे क्या है, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और वो सिर्फ ओकेशनली कुछ ट्रांजेक्शन्स करेगा वहां जाके, हमेशा के लिए बसने नहीं जा रहा है वो वहां। कुछ टाइम के लिए मैक्सिमम 180 डेज तक के लिए वो क्या कर सकता है, वहां पे बिजनेस कर सकता है। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो ओकेशनली ट्रांजेक्शन करेगा, चाहे गुड्स का हो या सर्विस का हो, और ऐसी जगह करेगा जहां पे उसका कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट वहां पे नहीं है।
तो तुमने जब मैंने समझाया तो वो कीवर्ड सुना, मेरी शुरुआत ही किस चीज से हुई थी कि जिस स्टेट में वो बिजनेस करने जा रहा है वहां पे उसका कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये कीवर्ड है मेरे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के। फिर बोलते मैम क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं? नहीं भाई, क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि कल ही तो हमने पढ़ा था मैम कि ये जो कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन होता है ना वो इंटर स्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकता, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो इंटर स्टेट सप्लाई करने जा रहा है। वो तो जा ही रहा है कहीं और इंटर स्टेट सप्लाई करने, तो इन्हें बताना पड़ेगा नहीं मैम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता। क्या तुम्हारे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? हाँ जी, उनको एडवांस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कहीं बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 5 दिन पहले ही उनको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो बोल रहे हैं हाँ भाई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, पूछ नहीं रहे उनसे, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं, कब लेना पड़ेगा? बिजनेस स्टार्ट करने से 5 दिन पहले ही ये रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। यहाँ पे ये लिखने की मुझे जरूरत तो नहीं थी कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स अगर वो सप्लाई करते तो उनको 20 या 10 लाख का लिमिट दे के रखा है, बट उन्होंने लिखा है तो ठीक है। तुम भी जानते हो ना, ये हमने सेक्शन नंबर 23 में पढ़ा था कि अगर एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई करता है तो सिर्फ उसी केस में, भले ही वो भाई साहब इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन 20 और 10 लाख एज द केस में भी का उसको लिमिट मिलेगा। तो उन्होंने वो एक्सेप्शन यहाँ पे बताया। फिर बोलते मैम इसका रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड रहेगा? जितने दिन तुम्हें रजिस्ट्रेशन चाहिए वो, या फिर 90 डेज विच एवर इज लेस। मतलब एक बार में 90 दिन से ज्यादा का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाएगा। या तो तुम बता दो रजिस्ट्रेशन कितने टाइम का चाहिए, या 90 डेज विच एवर इज लेस, मतलब अर्लियर उतने टाइम का एक बार में रजिस्ट्रेशन है। क्या मैम एक्सटेंशन दे दोगे? बिल्कुल देंगे, अनादर 90 डेज का तुमको एक्सटेंशन मिल सकता है। 90 से ऊपर का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, क्योंकि पता है ना 90 प्लस 90 कितना होता है आजकल? 180। और 180 से जरा सा भी ऊपर निकल गए ना तो तुम्हें नॉर्मल रजिस्ट्रेशन लेना होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते हो फिर। तो दिस इज माई सेक्शन क्वेश्चन नंबर 35 एंटायरली डेडिकेटेड टू माई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सब उस पे ही डेडिकेटेड है। फिर आते हैं हम, जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं तुम्हें तो करना है, बट जब तुम करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा रिपीटेशन रिपीटेशन और रिपीटेशन ही है। ठीक है, चलो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33। अब ये क्वेश्चन नंबर 33 ले देके इनको कुछ और पूछना है नहीं, ये पूछ रहे बताओ क्या ये जो क्यू लिमिटेड है रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल है, हाँ या ना? तो अब मैम कैसे पता चलेगा कि भाई ये क्यू लिमिटेड को रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना? इसके लिए मैम कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे मेरा एग्रीगेट टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर में मैम सब काउंट होता है, एमपी हो या फिर गुजरात हो त्रिपुरा हो, सारे के सारे टर्नओवर को मैं टोटल करूंगी। लेकिन टोटल करते करते ना मुझे एकदम से कुछ दिखाई दिया। मैम जब एमपी की बात कर रहे हैं ये तो आता है जो है में 40 लाख लिमिट, और यहाँ बोला भी है ये एक्सक्लूसिवली गुड्स का ही सप्लाई कर रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब 40 लाख की लिमिट, और अगर लिख देते हैं एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ सर्विस है तो सोचना भी मत गलती से 40 लाख, तब तो क्या रहेगा 20 लाख सर्विस लिमिट ही रहेगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई कि वाई आई एम टेकिंग 40 लाख? क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स की बातें कर रहे हैं। तो मैम जो है मैं भी, एमपी आता है, गुजरात भी जो है में आता है, तुम समझ रहे हो ना जो है क्या है, हमारा न्यूमोनिक है। लेकिन जैसे ही मेरी आंखें कहाँ गई, त्रिपुरा पे गई, तो हमने त्रिपुरा को देखा, त्रिपुरा ने हमको देखा, और हमको तो याद आया ये तो एम स्क्वायर एनटी में है, ये तो 10 लाख की लिमिट में आता है। अगर एक भी ऐसा कोई स्टेट आ जाए जिस स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई ही कर रहे हैं, दो कंडीशन है, उस स्टेट से भी टैक्सेबल सप्लाई ही होना चाहिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल अब पता है मैम 20 या 40 लाख की लिमिट तो है ही नहीं आपके ऊपर, सीधे ये लिमिट रिड्यूस कितने पे हो जाएगी, 10 लाख पे ये लिमिट रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि एक स्टेट हमारी स्पेशल कैटेगरी वाली यहाँ पे आ चुकी है। तो इसका मतलब मैम हमको क्लियर ही दिख गया है, सोचने की जरूरत नहीं कि हाँ भैया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्यों? दिख रहा है ना, क्लियर ही दिख रहा है कि 10 लाख तो क्रॉस हो चुका है, क्योंकि मेरी रिड्यूस लिमिट है। तो हाँ भाई ही इज लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, क्योंकि इसका एग्रीगेट टर्नओवर 31 आ रहा है जबकि 10 लाख ही क्रॉस होना चाहिए था। क्या तुम्हारा आंसर अलग हो जाएगा? कैसे अलग हो जाएगा?
अगर ये क्यू लिमिटेड पेट्रोल डीजल दे रहा है त्रिपुरा से मैम अगर ये पेट्रोल और डीजल दे रहे हैं, इसका मतलब अब ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे, वो यही तो बता रहा है कि अब वो बेचारा टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है। और जब वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है तो समझ रहे हो, एक भी ऐसी स्टेट आ जाए जिसमें लोअर लिमिट लगती है तो वो स्टेट तो आ गई, पर क्या इस स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब मैम लिमिट रिड्यूस होगी क्या? अरे कतई नहीं होगी, अब 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल रहेगी और यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। क्यों? बिकॉज 31 इज योर एग्रीगेट टर्नओवर। अंडरस्टूड? तो जो कॉन्सेप्ट समझाए थे उसी के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे लेके रखे हुए हैं। फिर आते हैं मैम, अब ये क्या है भाई, ये एक नॉन रेसिडेंट पर्सन है। तो मैंने आपको बताया था नॉन रेसिडेंट पर्सन को जीएसटी में एनआरटीपी कहा जाता है। तो क्या मैम मेरे एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? क्योंकि इसका पूरे इंडिया में कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। ये भी कल बताया था कि एनआरटीपी डज नॉट हैव फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट इन एंटायर इंडिया। तो मैम क्या ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, और लेकिन करना कब है? कब करेंगे अप्लाई? क्या इनके पास पैन नंबर होना जरूरी है? इनका कब तक वैलिड रहेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और एक्सटेंशन होगा क्या? एक बात बोलो, एक बार सीटीपी पूरा पूछ लिया, एक बार इन्होंने खुशी खुशी एनआरटीपी पूरा पूछ लिया, तो हम जानते हैं, तुम भी जानते हैं, इनको भी एटलीस्ट 5 डेज पहले ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सेम लाइक सीटीपी। इनको पेन नंबर मैंडेटरी है क्या? नहीं मैम, इनको तो पासपोर्ट चाहिए होता है, तो यहाँ पे पेन मैंडेटरी नहीं है, इनको क्या चाहिए? वैलिड पासपोर्ट चाहिए। और पासपोर्ट के साथ, एप्लीकेशन के साथ वो ऑथोराइज सिग्नेटरी, कोई एक रेसिडेंट जिसके पास वैलिड पेन नंबर होगा ना, मतलब एक तरह से प्रूफ चाहिए, कोई एक वैलिड पर्सन जो क्या है पेन नंबर होल्ड करता हो, उसकी भी सिग्नेचर लगेगी। तो दो चीजें, वैलिड पासपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एप्लीकेशन पे सिग्नेचर होनी चाहिए एक ऐसे ऑथोराइज सिग्नेटरी की जिसके पास पेन नंबर हो, इंडिया का रेसिडेंट हो और उसके पास पेन नंबर होना चाहिए। दोनों कंडीशंस आप क्या करेंगे? लिख के चलेंगे। ऐसा अगर होगा मैम, तब जाके इनका क्या हो सकता है? रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और इनको क्या मिलेगा? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। तो ये रजिस्ट्रेशन लेके क्या पाएंगे? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। और कभी मैम इनके पास पेन नंबर होगा तो भी चलेगा, पेन नंबर है तो भी, एनआरटीपी है तो दे विल गेट योर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसके बाद रजिस्ट्रेशन मैम कितने दिन तक? वही, या तो तुम पीरियड बता दो या 90 डेज, विच एवर इज अर्लियर, द सेम थिंग वी हैव डन इन सीटीपी। क्या एक्सटेंशन मिलेगा? हाँ जी हाँ, 90 दिन का एक्सटेंशन मिलेगा। तो एनआरटीपी हो या सीटीपी हो, दोनों ही क्या करेंगे? 180 डेज मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे। अंडरस्टूड? अब ये बहुत बार रिपीटेशन अभी आने वाला है, फिर से पूछ रहे हैं भाई टैक्सेबल सप्लाई किया जा रहा है, आप सिर्फ रीजन के साथ हमें बताइए कि इन्हें रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए। तो ये मिस्टर राघव होलसेल कम रिटेल ट्रेडिंग करते हैं मेडिसिन की, तो करो, कहाँ से कर रहे? बट आसाम से। तो क्या कर रही है? पहले तो सिर्फ गुड सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से गुड सप्लाई कर रहे हैं मैम? आसाम से। और आसाम तो आता ही है जो है में, मतलब 40 लाख की लिमिट तो है यहाँ पे। इसका एग्रीगेट टर्नओवर अभी फाइनेंशियल ईयर में 9 लाख है, और ये 9 लाख में 8 लाख इंट्रा स्टेट है, और 1 लाख रुपीज इंटर स्टेट सप्लाई कर दिया। शिट शिट शिट, क्यों मैम, क्यों मैम, क्यों? याद करो अभी शुरुआत में क्या बताया था, 40 लाख की लिमिट तो सिर्फ तब एप्लीकेबल होगी जब आप क्या कर रहे हो? इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो। अब उसने मुझे बाइफरकेशन दिया कि इसने किया है 9 लाख का सप्लाई, लेकिन उसमें से 8 लाख इंट्रा है तो 1 लाख इंटर है। और मैम जब इंटर स्टेट सप्लाई ये लोग कर रहे हैं, तो मैम इंटर स्टेट सप्लाई वालों को 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, बट मैम अब चलो 40 लाख की लिमिट तो एप्लीकेबल नहीं हुई, आगे क्या होगा? अब यहाँ पे तुम्हारी लिमिट कहाँ पे चली जाएगी? 20 लाख विल बी योर लिमिट। बट 20 लाख के हिसाब से आपको क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन के बारे में सोचना होगा। यू आर नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड, क्योंकि दिख ही रहा है तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है। अंडरस्टूड? ठीक है, यहाँ पे ये गलत है। आसाम हमारा जो है में है,
ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ये कि आसाम का आता है जोहे में। और अगर यहाँ पे हमारे जोहे में ये काउंट नहीं होता तो फिर इसका लिमिट क्या होती है, 20 लाख लिमिट होती है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है, एस एन गुप्ता ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान भी जोहे में काउंट होता है, उसने खुद के अकाउंट से भी सप्लाई किया है और वो एजेंट की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो मैंने बोला था टैक्सेबल पर्सन खुद के अकाउंट से सप्लाई करे या एज एन एजेंट वो सप्लाई करे, दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ही केस में उसके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। हीज टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर इज ऑफ 12 लाख ऑन हीज ओन अकाउंट एंड 9 लाख ऑन द अकाउंट ऑफ प्रिंसिपल। खुद ने सप्लाई किया 12 लाख का, एज एन एजेंट सप्लाई किया 9 लाख का। तो दोनों का अगर मैं टोटल भी कर लूं तो एक चीज मैम, दोनों का टोटल भी कर लूं तो एग्रीगेट टर्नओवर तो काउंट होगा, कितना होगा, ये होगा मैम 21 लाख पहुंच गया। क्या मुझे यहाँ पे एक्चुअल में थ्रेशोल्ड लिमिट चेक करनी भी चाहिए? क्योंकि याद करो अभी डिस्कशन हुआ था सेक्शन 24 का कि अगर आप एक एजेंट की तरह काम करते हो तो आपको लिमिट विमिट नहीं सोचना, आपको तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये जो इतनी सी बात उन्होंने दी है ना, इतनी सी बात है, क्या बात है कि एजेंट है वो, तो समझना एजेंट के लिए लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। एजेंट को तो क्या करना होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट, कोई टर्नओवर लिमिट नहीं भाई की, उसको तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अंडरस्टूड, उसको क्या लेना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। डन, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है हमको। क्यों ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं हो इन चीजों में ही हमारी बात फिसल जाए कि हम वो एजेंट वाला पॉइंट नोटिस ही नहीं कर पाए और तुम मस्त लिख रहे हो एग्रीगेट टर्नओवर इतना ही है तो शायद रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। भले ही तुम सही हो रजिस्ट्रेशन लेना है, बट रीजन तो गलत हो गया ना। रीजन था यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, नॉट थ्रेशोल्ड लिमिट के कारण। उसको सेक्शन 24 के कारण रजिस्ट्रेशन लेना है, ना कि सेक्शन 22 के रीजन से। तो बी पर्टिकुलर व्हेन यू आर गिविंग द रीजंस। ठीक है, दिस इज रिपीट, फिर से ये क्या है, रिपीट टेलीकास्ट है। अभी हम करेंगे तो तुम्हें ये पान मसाला वाला भी क्वेश्चन मिल जाएगा, ये सब रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है। यहाँ पे मैम क्या लिख के रखा है, ये वाला क्वेश्चन कहता है कि ये तो कोई कंपनी है, कहाँ की है, गुजरात की, और एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर और सेल करती है प्रोडक्ट जेड। क्लियरली बोल रहे सिर्फ गुड्स गुड्स गुड्स, जो एग्जेम्प्ट है। लो भाई, तो गुजरात से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और सेल्स हो रहा है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। कंपनी सेल्स जेड ओनली विद इन गुजरात एंड इट इज नॉट रजिस्टर्ड। अरे सही है ना, जब आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहे हो तो वैसे भी आपको तो रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, भले ही फिर प्रीवियस ईयर में इनका 50 लाख क्रॉस हो गया। यहाँ तक तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई जब आप करते हैं तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर, कोई रजिस्ट्रेशन की तो जरूरत नहीं होती। पर देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। बोलते पिछले साल तो इनका टर्नओवर इतना रहा, कंपनी की एक्सपेक्टेशन है अभी 10% से सेल्स और ग्रो होगी, लेकिन एग्जेम्पशन जो थी ना जेड को, ओ हो, वो एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दी गई है। और किसने विड्रॉ की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उस पर 5% जीएसटी एप्लीकेबल कर लिया। एंड टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर द 9 मंथ एंडेड 31st 2023 वॉज 42 लाख। कहना क्या चाहते हो मैम, देखो हमारा 22-23 का टर्नओवर 50 लाख क्रॉस हुआ, यहाँ पे टर्नओवर क्रॉस हुआ, बट यहाँ पे मैम एग्जेम्पशन कंटिन्यू थी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन को हटाया नहीं था, तो उसके हिसाब से मुझे करंट ईयर में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं एग्जाम सप्लाई ही कर रही थी। और मुझे सेक्शन नंबर 23 ने सिखाया है कि अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर ईयर बदला, ईयर आ गया मेरा 23-24। इस 23-24 में ऑल्दो 9 मंथ्स में ही मेरा टर्नओवर 42 लाख हो गया, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरा वो जो एग्जेम्पशन था ना गया। इसका मतलब जैसे ही मेरा 42 लाख क्रॉस होता है तो नाउ आई एम लाइबल टू गेट रजिस्टर, अब मुझे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो अब रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा तो वो क्या बोल रहे हैं,
ये हमारी जो कंपनी है उनका कुछ ओपिनियन है कि भैया उनको तो कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। ये चेंज करना होगा, अब अपना वो अपडेटेड फाइनेंशियल ईयर आएगा। इनको क्या लग रहा है भाई, इनको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जामिन द अबाउ सिनेरियो एंड एडवाइज वेदर इट नीड्स टू गेट रजिस्ट्रेशन और नॉट। तो ये बोल रहे भाई जो करंट ईयर चल रहा है ना इनका 23-24, इनका लगता है कि भाई 23-24 में इनको कोई रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारा ये क्या हो जाएगा 23-24। तो 23-24 में इनको लगता है भाई काय का रजिस्ट्रेशन, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। तो पहले इनको हमने समझाया, देखो जब आप एक्सक्लूसिवली इंट्रा स्टेट सप्लाई गुड्स का करते हो और आप जो है वाली स्टेट में तो हो ही, तो आपको क्या लगेगा 40 लाख रुपीस का टर्नओवर लिमिट लगता है। लेकिन जब तक एक पर्सन एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो उसको वैसे भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो इससे पहले का जो ईयर था ना वहां तो तुम सही हो, आपको वॉलेंट्री लेना था, रजिस्ट्रेशन आप ले सकते थे, लेकिन आपको रिक्वायरमेंट तो नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की 23-24 के पहले। बट 23-24 के बाद भाई क्योंकि तुम्हारा क्या हो गया है, वो लिमिट विड्रॉ कर लिया ना, अब वो लिमिट जैसे ही क्या हो गया विड्रॉ हो गया, तो भाई तब तुम एग्जाम थोड़ी ना रहे, अब तब तुम एग्जेम्प्ट नहीं हो। तो एग्जेम्प्ट नहीं हो तो जैसे ही तुम्हारा टर्नओवर 40 लाख क्रॉस करेगा यू वुड बी लाइबल टू गेट रजिस्टर, और 30 डेज के अंदर तुमको रजिस्ट्रेशन ले ही लेना चाहिए। अंडरस्टूड। और वो रजिस्ट्रेशन कब तक हो जाना चाहिए, 1/1/2024, मतलब भाई 23-24 का रजिस्ट्रेशन ले लेना था तुमको। अंडरस्टूड, आया समझ में? डन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब ये फिर वही इजी इजी क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है देखो सेक्शन 29 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सेक्शन 29 सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के ऊपर है, अगर रजिस्टर्ड पर्सन खुद अप्लाई करता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, तो वो मतलब सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने खुद ने अप्लाई किया है कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, तो व्हाट इज द पीरियड एंड मैनर ऑफ सस्पेंशन, तो आपका सस्पेंशन कब होगा और किस तरह से होगा। तो देखो मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूँ, सपोज करो मैंने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, तो मुझे अब रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, मैंने रिक्वेस्ट किया कि कैंसिल कर दो मेरा रजिस्ट्रेशन, तो वो एकदम से कैंसिल नहीं करेंगे, पहले सस्पेंड करेंगे। तो बोलते हैं कि ये सस्पेंशन कब से माना जाएगा, या तो आप डेट बता दो कि इस दिन से बंद कर दो मेरा रजिस्ट्रेशन, या फिर वो लोग पूरी चेकिंग करने के बाद तुमको कैंसिलेशन देंगे। या तो तुमने डेट बता दी या उन्होंने चेकिंग करी, जो भी बाद में आएगा उस दिन से तुम्हारा सस्पेंशन इफेक्टिव माना जाता है। और जैसे ही तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो जाएगा, आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स कलेक्ट कर सकता है, और जब टैक्स कलेक्ट करता है तभी वो क्या इशू करता है, टैक्स इनवॉइस इशू करता है। तो जब आपका रजिस्ट्रेशन ही सस्पेंड हो गया, यू कैन नॉट इशू योर टैक्स इनवॉइस। अंडरस्टूड। ये सिर्फ लर्निंग के पर्पज से था कि किन लोगों को आधार कार्ड की जरूरत नहीं होती है, तो 21 इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ योर लर्निंग। अब ये क्या लिखा है, ये वही क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये मिस्टर एक्स है हरियाणा के, इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब बिजनेस तो स्टार्ट किया इन्होंने, और क्या किया पता है, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। मिस्टर एक्स हरियाणा में है, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करके वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले लिया अप्रैल में। अब याद करो, अगर आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं एंड बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका बिजनेस 6 मंथ के अंदर कमेंस हो जाना चाहिए। बट इन भाई साहब ने अप्रैल तो छोड़ो, अप्रैल में इन्होंने क्या किया, वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया, लेकिन उसके बाद दिसंबर तक अभी तक वर्किंग कैपिटल है नहीं, बिजनेस कमेंस ही नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ से तो ऊपर हो ही गए। तो याद करो, क्या प्रॉपर ऑफिसर कैंसिलेशन कर सकता है? बिल्कुल कैंसिलेशन कर सकता है, स्यू मोटो। प्रॉपर ऑफिसर वैलिड है, बिल्कुल सही है कि भैया क्योंकि तुमने क्या नहीं किया है, 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यू फेल टू कमेंस द बिजनेस, तो बस रजिस्ट्रेशन कैंसिल।
अब यहाँ तक तो भैया प्रॉपर ऑफिसर सही है, वो यही पूछ रहे सही किया या नहीं किया। बिल्कुल सही किया, क्योंकि ग्राउंड में आता है कैंसलेशन की, ग्राउंड में ये भी एक चीज है कि 6 मंथ के अंदर यू हैव टू कमेंस योर बिजनेस। अब ये क्या बोलता है कि चलो वो तो ठीक है, अब इसने रेवोकेशन के लिए अप्लाई किया 40 दिन में। अब ये बोलता है कि भले ही मैंने 40 डेज में अप्लाई किया, लेट अप्लाई किया, बट मैं अगर लेट अप्लाई कर रहा हूँ और सफिशिएंट ग्राउंड्स है ना, तो आई कैन रिक्वेस्ट यू कि अगर मेरे सफिशिएंट ग्राउंड्स है तो आप एक्सटेंशन दे सकते हो मुझे। अब डिपार्टमेंट तो अपनी पे अड़ा है, बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, कोई एक्सटेंशन नहीं, आप लेट आए हो, हम आपको एक्सटेंशन नहीं दे सकते। तो यहाँ पे पहले तो इनको समझाया कि देखो ये सारे ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड्स में हमारा ये ग्राउंड काउंट होता है कि 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको बिजनेस कमेंस करना था। क्योंकि आपने बिजनेस कमेंस नहीं किया तो ये तो आपकी गलती है भाई। और जब आपकी गलती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉरी 6 मंथ है तो यहाँ पे ये स्यूमोटो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल वैलिड है इनका पॉइंट। डिपार्टमेंट का कंटेंशन यहाँ पे बिल्कुल सही है कि ये लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं, यहाँ तक डिपार्टमेंट गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिपार्टमेंट कब गलत हो गया, जब डिपार्टमेंट बोल रहा है कि 40 डेज में क्यों आए, हम एक्सटेंशन नहीं देंगे, जबकि हम उनको बता रहे हैं कि एक्चुअल में 90 डेज में आना होता है। और अगर हमारे पास सफिशिएंट कॉज है तो हमको 180 डेज तक का और एक्सटेंशन दिया जा सकता है ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के थ्रू। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का कंटेंशन गलत है, यहाँ पे हमारा असीसी सही है, और पहले हमारा कौन सही था, डिपार्टमेंट सही था कि हाँ सही कॉज है जिसके लिए इसका रजिस्ट्रेशन क्या किया गया है, कैंसिल किया गया है। अंडरस्टूड। तुम्हें ये लिखना नहीं होता है, ये अमेंडमेंट के पर्पज से पूरा अमेंडमेंट लिख के दिया हुआ है। ये सिर्फ मैंने क्यों लिखा है कि ये अमेंडमेंट आया है, ये सब लिखने मत बैठना एग्जाम में कि ये अमेंडमेंट आया है, तुम्हारा आंसर यही कंप्लीट हो गया है। बट तुम्हें भी पता होना चाहिए ना कि अमेंडमेंट कहाँ पे क्या आ रहा है, तो उस पर्पज से सिर्फ यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, चलो। अब ये हो गया मेरा, ये हरियाणा वाला, तो ये कैंसलेशन के ऊपर इनके क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन चालू होंगे वो इतने रिपीटेशन है, मैं क्यों लिख रही हूँ रिपीटेशन, आगे भी मैं इसको सॉल्व कराऊंगी, ये पूरा की पूरा क्वेश्चन रिपीट है। ठीक है, अभी हम इसी को अभी क्या कर रहे हैं, आगे काउंट कर रहे हैं। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो, ये प्योर ऑयल दिल्ली है। ठीक है, प्योर ऑयल कहाँ पे है, दिल्ली में। ये मशीन के ऑयल और हाई स्पीड डीजल ऑयल सप्लाई करते हैं। मैम मशीन ऑयल तो समझ में आया, हाई स्पीड डीजल ऑयल इसके ऊपर टैक्सेस को डेफर करके रखा है, ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। लेकिन जब हम एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते हैं ना, तो एग्रीगेट टर्नओवर में तो सब लेते हैं, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, सब कुछ आता है आपके एग्रीगेट टर्नओवर में, सब कुछ आएगा। तो ये बोल रहा है बस इतना बता दो कि भाई ये भाई साहब को रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। तो ठीक है, अब मैम जब मैं रजिस्ट्रेशन काउंट करूंगी, मैं ये सप्लाई काउंट करूंगी दिल्ली वाला, हाँ जी। हाई स्पीड डीजल ऑयल भी काउंट होगा क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में तो सब कुछ काउंट होता है। लेकिन सप्लाई मेरे एजेंट ने किया है, मैं एजेंट नहीं हूं यहाँ पे, ये याद रखना। मैं एजेंट के थ्रू सप्लाई कर रही हूँ। टैक्सेबल पर्सन या तो खुद के अकाउंट का सप्लाई काउंट करता है एग्रीगेट में, या फिर एजेंट की तरह जो उसने सप्लाई किया हो वो काउंट होता है। यहाँ पे आई एम नॉट दी एजेंट, बट मेरा एजेंट है जिसने सप्लाई किया, तो उसके टर्नओवर में काउंट होगा ना, ये लेने की गलती मत कर देना। पढ़ना कि एजेंट तुम हो या तुम्हारा एजेंट है, तुम्हारा एजेंट है तो उसके टर्नओवर में काउंट होगा, इसीलिए तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाया गया ना। तुम एजेंट हो तो तुम क्या करोगे, तुम अपने टर्नओवर में उसको काउंट करोगे, तो दिस विल नॉट बी काउंटेड इन योर एग्रीगेट टर्नओवर। बाकी प्योर ऑयल का सप्लाई ये भी काउंट होगा। इन तीनों को अगर मैंने काउंट किया और काउंट करके देखो हम है कहाँ पे, जब मुझे कोई जगह दिख रही है दिल्ली, और दिल्ली तो कहाँ पे आती है, जो है सो है। तो जो है में क्या आती है, हमारी दिल्ली आती है, और दिल्ली पे 40 लाख एज पर अमेंडमेंट अब एप्लीकेबल होता है, एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है। तो मैम यहाँ पे तो हमको साफ साफ क्या नजर आ गया, साफ साफ नजर आ गया है कि इस पे 40 लाख की लिमिट पहले केस में एप्लीकेबल होगी। ये वाला मैंने इसलिए हाईलाइट किया कि तुम एजेंट नहीं हो, तुम्हारा एजेंट है तो वो वाला काउंट नहीं हुआ है यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में। तो हमारे केस में मैम 40 लाख लिमिट है, और 40 लाख लिमिट तो यहाँ क्रॉस हुई नहीं है, तो इसको रजिस्ट्रेशन नहीं देना। लेकिन फिर दूसरी बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि सपोज करो और 2,50,000 का सप्लाई हिमाचल प्रदेश से होता,
बट मैम हिमाचल प्रदेश भी तो जो है में आ रहा है, वहां पे भी 40 लाख लिमिट ही एप्लीकेबल है। तो इनफैक्ट अगर मैं 7,80,000 में 2,50,000 भी अगर ऐड कर दूं, तो भी किसी कीमत में मैम क्या काउंट नहीं हो रहा, 40 लाख तो एक्सीड तो भी नहीं हो रहा है, तब भी ये लाइबल टू गेट रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ पे फिर से सिर्फ क्या लिख के दिया है तुमको, अमेंडमेंट पूरा लिख के दिया है, ये तुम्हें नहीं लिखना है। दिस इज फॉर द सेक कि आपको रेफर करना हो तो यहीं की बुक में रेफर कर लो, सिर्फ इसलिए लिखा हो। डन, आया क्वेश्चन समझ में? अब ये भी हो गया, ये फिर रिपीट टेलीकास्ट है, अभी आएगा ये सेम कट कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, फिर कहाँ पे हम, ये भी रिपीट है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, अभी जब हम आएंगे ना क्वेश्चन नंबर 1 पे, यही क्वेश्चन तुमको रिपीट मिलने वाला है। अब ये भी वैसे तो रिपीट है, बट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, वहां नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वो देखो रिवाइज टैक्स इनवॉइस बोला था ना, ये पूछेगा। इसने पूछा देखो, तुम्हारा टर्नओवर एक्सीड हुआ 12 अगस्त को, और जैसे ही 12 अगस्त को मैम टर्नओवर एक्सीड होता है तो 30 डेज के अंदर मुझे एप्लीकेशन करनी होती है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर मैं 30 डेज के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती हूँ तो माई रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट विल बी, जैसे ही मैं लाइबल हुई थी वही डेट मेरी इफेक्टिव डेट हो जाएगी। तो लाइबल की डेट से इशू की डेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू जब होता है तब तक की इनवॉइसेस रिवाइज कर सकते हो, ये तो पता है। तब तक की इनवॉइस हम क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पे वो बोल रहा है देखो, इधर तुम्हारा टर्नओवर क्रॉस हुआ, बट तुमने तो रजिस्ट्रेशन के लिए 3 सितंबर को अप्लाई किया, और जहां तक मुझे समझ में आता है ये विद इन 30 डेज अप्लाई कर चुका है, तो इसका इफेक्टिव डेट होगा 12 अगस्त। और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भाई को कब मिला, 6 को मिल गया। तो 12 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में जो भी टैक्सेबल अप्लाई आपने किए हैं, इस डेट से इस डेट के बीच में जितने भी टैक्सेबल अप्लाई किए उसके लिए आप इनवॉइसेस रिवाइज कर सकते हो विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो पहले तो उसने पूछा इफेक्टिव डेट क्या है, और साथ में ही उसने कौन सा कॉन्सेप्ट प्लस कर दिया, रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट भी साथ में लगा दिया। अंडरस्टूड? तो इसका मतलब इफेक्टिव डेट के साथ रिवाइज टैक्स इनवॉइस का कॉन्सेप्ट मेरे लिए काम का है। और आते हैं आगे, ये भी फिर वही इफेक्टिव डेट ही पूछ रहा है तुमसे कि बताओ इफेक्टिव डेट क्या होगी। मतलब यहाँ पे अब जितने क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगी तुमने तो पढ़ ही लिया अभी, ये भी फिर से इफेक्टिव डेट का है कि भाई तिरुपति बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने आंध्र प्रदेश में क्या किया है, बिजनेस स्टार्ट किया है इस डेट को। ठीक है, लेकिन इस डेट को इनका एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया, 10 लाख एक्सीड हो गया। फिर 20 लाख एक्सीड हो गया कब, इस डेट को। तो जैसे ही तुम्हारा 20 लाख टर्नओवर एक्सीड होता है, और अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश में 40 लाख एप्लीकेबल, क्योंकि जो है वो है, तो यहाँ लिखा है एज पर अमेंडमेंट नाउ इट इज 40 लाख। तो जैसे ही यहाँ पे मेरा अब इंस्टेड ऑफ 20 में क्या काउंट करके चल रही हूँ, 40 लाख लिख रही हूँ क्योंकि अब अमेंडमेंट आ गया। तो जैसे ही तुम्हारा 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ, 30 डेज के अंदर अप्लाई करो, अगर 30 डेज में अप्लाई करते हो तो यही डेट तुम्हारी रजिस्ट्रेशन की डेट है। और 30 डेज में अप्लाई नहीं किया तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होगा वो दिन तुम्हारा क्या होगा, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ वो दिन तुम्हारा क्या होगा, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आर यू क्लियर विद द इफेक्टिव डेट वाला कॉन्सेप्ट? ले देखिए बार बार अब वही चीज ये लोग क्या कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। तो यू हैव टू रिमेम्बर, लाइबल होने के 30 डेज के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो लाइबल की डेट ही इफेक्टिव डेट रहती है। लेकिन आफ्टर 30 डेज अगर आप अप्लाई करते हो तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हुआ वो डेट आपकी इफेक्टिव डेट रहती है। डन? एंड ऑलवेज रिमेम्बर, एम स्क्वायर एन टी है, या फिर जो है हो जाए, या जो है जो लिखना हो वैसा लिख लो, या फिर वो पैमंटी वाला है। तो तुमको एक साथ 3 कॉन्सेप्ट अप्लाई करने को हर जगह मिल रहा है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर है। अब यहाँ पे ना वैसे तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम है, पहले मैं ये वाला पॉइंट डिस्कस करवा देती हूँ क्योंकि ये आगे नहीं मिलेगा मुझे। ये बोलते हैं कि भैया ये अरऊ लिमिटेड कहाँ पे है, आसाम में, मतलब जो है वाली जगह पे है जहाँ पे 40 लाख एप्लीकेबल होता है अगर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ, फिर से सुनो, टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स होता।
और वो भी इंट्रा स्टेट होता है। बट इन्होंने पता है क्या लिख दिया, इंट्रा स्टेट सप्लाई तो है लेकिन टैक्सेबल गुड्स भी आते हैं और सर्विस भी सप्लाई करता है। तो इसका मतलब ये 40 लाख की लिमिट से सीधे बाहर हो गया। कैसे बाहर हो गया मैम? क्योंकि 40 लाख की एक कंडीशन थी इंट्रा, चलो वो तो हो गई। दूसरी कंडीशन थी एक्सक्लूसिव, सिर्फ टैक्सेबल गुड्स होने चाहिए, एग्जेम्प्ट भी नहीं, एक्सक्लूसिवली सिर्फ टैक्सेबल गुड्स होने चाहिए। अब यहाँ तो एक्सक्लूसिव है ही नहीं, यहाँ तो सर्विस भी है। तो यहाँ भाई इसको रजिस्ट्रेशन तो लेना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस पे 40 नहीं 20 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है और इसका टर्नओवर क्या हो चुका है, क्रॉस हो चुका है, 30 लाख हो गया। अंडरस्टूड? तो हर जगह देखना 40 लाख है तो 40 लाख के कंडीशंस कंप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। 40 लाख के लिए सपोज करो वो पान मसाला में ट्रेडिंग करता तो भी लाइबल नहीं है ना, क्योंकि उसकी ट्रेडिंग पान मसाला की हो रही है। एंड पान मसाला इज अ नोटिफाइड गुड्स, नोटिफाइड प्रोडक्ट। तो पान मसाला जब मेरा नोटिफाइड प्रोडक्ट है तो 40 लाख नहीं मैम, फिर से 20 लाख की लिमिट आ जाएगी। तो ऑलवेज यू हैव टू चेक कि वो जगह तो वही है जहाँ 40 लाख होता है, लेकिन क्या 40 लाख की कंडीशंस कंप्लाई हो रही है? क्योंकि अगर नहीं कंप्लाई हो रही तो साफ मुकर जाना कि 40 लाख नहीं भैया, ये रीजन है इसलिए 40 लाख नहीं आ सकता। अंडरस्टूड? डन? झालो? समझ में आया? चलो, अभी फिर सेम आ गया। हाँ, फिर से सेम है, ये एमटीपी के क्वेश्चंस है ना, ये भी है सेम जो हम पहले कर चुके। बट मैं क्यों टिक करवा रही हूँ? तुमको एक चीज ना, इतने सारे क्वेश्चन करके एक चीज तो यहाँ बैठ जानी चाहिए, और वो क्या है? इफेक्टिव डेट, 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख की लिमिट के कंडीशन, रिवाइज टैक्स इनवॉइस कब इशू होता है, कैंसलेशन, सस्पेंशन। तुम देखो प्रोसीजर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है, पूरा देखो, कहीं पे भी लिख रहा है तुम्हें दिख रहा है प्रोसीजर पे क्वेश्चन है, सिवाय इसके कि किन लोगों का आधार की जरूरत नहीं है। तो प्रोसीजर के लिए सिर्फ वो याद रखना कहाँ 7 वर्किंग डेज है, कहाँ वर्किंग डेज है, कहाँ डेज है, ताकि एमसीक्यू में कभी टेस्टिंग हो गई हमारी तो हमको पता रहे कि हमको डेज कैसे काउंट करने हैं। अंडरस्टूड? चलो, अब फाइनली आते हैं हम किसके ऊपर, हमारे टेस्ट योर नॉलेज के ऊपर। अब टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं, जो एक बार बार रिपीट हो रहा है। फिर वही पूछ रहा है भाई इफेक्टिव डेट बता दो। अब मैं थक गई हूँ इनको इफेक्टिव डेट बता के, तो मैं नहीं बता सकती। मैंने बोला देखो भाई, तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर, तुम ठहरे दिल्ली में, दिल्ली वालों अगर सिर्फ और सिर्फ गुड्स का सप्लाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, खुद ही बोल रहा है 40 लाख क्रॉस हो गया, 1 तारीख को 40 लाख क्रॉस हो गया। मैं इसको बता चुकी हूँ कि भाई जैसे ही क्रॉस होगा 30 डेज के अंदर तू अप्लाई कर लेना। 30 डेज में अप्लाई करेगा तो लाइबल की डेट है तेरा इफेक्टिव डेट, 30 डेज के बाद करेगा तो जिस दिन तेरे को सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो तेरी इफेक्टिव डेट रहेगी। तो एक बार इस क्वेश्चन में उसने विद इन 30 डेज अप्लाई करके बता दिया, और ये वाले क्वेश्चन में आफ्टर 30 डेज वो क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। अंडरस्टूड? एक बार इसको देख लो, 1 मिनट दो मुझे। चलो, थक गए तुम भी इफेक्टिव डेट कर करके? चलो, मतलब तुम खुद ही देखो ना यार, आईसीआई के पास क्वेश्चन क्या है, एक ही ले दे के तो क्वेश्चन है उनके पास। अब बताओ भाई ये लाइबल है या नहीं। अब फिर हम थकेंगे इनको ये बता बता के कि भाई ये लाइबल है या नहीं। ये स्पेसिफिकली ना सेक्शन नंबर 23 पूछ रहा है यहाँ पे, एग्रीकल्चरिस्ट,
एग्रीकल्चरिस्ट का याद करो कि सेक्शन 23 बोलता है एक एग्रीकल्चरिस्ट को नॉट लाइबल टू गेट रजिस्टर, उसको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, तो नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर। बट मैम यहाँ पे अगर एक एजेंट किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई करता है, तो इसका ढंग का क्वेश्चन तो तुमने एप्लीकेशन का किया है कि भाई मैम एजेंट है तो एजेंट को यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट तो देखनी ही नहीं पड़ती, वहां तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है एज पर सेक्शन नंबर 24। तो हमको उसको बताना पड़ेगा भाई तेरे को लिमिट नहीं देखनी, तेरे को तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन दिया गया है। डन। देन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। प्योर ऑयल का भी आगे करके आया तुम, वो डीजल ऑयल वाला, बस उसमें और एक और चीज उन्होंने ऐड कर दी थी कि हमने 2,50,000 का हिमाचल प्रदेश से सप्लाई किया, तो ये वही क्वेश्चन है, बस एक एड ऑन है वहां पे। ठीक है, फिर यही ले देके फिर से पूछ रहे हैं। राघव आसाम में है, अच्छी बात है। आसाम से सिर्फ इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहा है, वो भी अच्छी बात है, और गुड्स का ही सप्लाई कर रहा है, और अच्छी बात है। फिर बोल रहे अभी करंट ईयर में सिर्फ 33 लाख इसका टर्नओवर क्रॉस हुआ है आसाम में, लेकिन त्रिपुरा का जो टर्नओवर है वो गया 11 लाख। बताओ लाइबल टू गेट रजिस्टर है या नहीं। तो मैंने कहा देखो आसाम में आया भाई साहब का 33 लाख, त्रिपुरा में है 11 लाख, दोनों जगह से टैक्सेबल सप्लाई है। हमको बात समझ में आ गई है कि एक भी जगह ऐसी हो जहां पे लोअर लिमिट लगती है, लेकिन उस लोअर लिमिट वाली जगह से अगर आपका टैक्सेबल सप्लाई होता है तो सबके ऊपर क्या लगेगा, 10 लाख एप्लीकेबल होगा। और अगर मैम ऐसी जगह हो तो ठीक है, लेकिन वहां से अगर वो एग्जाम सप्लाई करता, तो सपोज करो त्रिपुरा से एग्जाम सप्लाई होता, तो फिर मैम जो जनरल 40 लाख लगना चाहिए था या 20 लाख लगना चाहिए था वही लगेगा। आर यू गेटिंग दैट। मैम ये पुलकित ना गोवा में है और एक्सक्लूसिवली शूज का सप्लाई कर रहा है और इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, और गोवा भी तो जो है तो है, अदर स्टेट में ही आता है। तो यहाँ पे भले ही अभी 22 लाख एग्रीगेट टर्नओवर है, बट यहाँ पे एप्लीकेबल इसका 40 लाख होगा। मैम हिमाचल प्रदेश भी जो है तो है में ही आता है, बट 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 क्या गलती कर दी बेचारे ने, पान मसाला में ट्रेडिंग कर ली जो नोटिफाइड गुड्स है, तो भाई तेरे पे 40 लाख एप्लीकेबल नहीं होगा, 20 लाख होगा, और वो लिमिट तो क्रॉस हो गई है। अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अंडरस्टूड। ठीक है, चलो। तो ये देखो, सबसे पहले हमारे राघव भैया को तो 10 लाख में लेके आ गए हम, ये बिल्कुल सही चल रहे थे तो ये 40 लाख पे ही रहे, और ये भाई साहब ने पान मसाला में ट्रेडिंग करके सब गड़बड़ कर ली। अब इनका 20 लाख लिमिट एप्लीकेबल है तो रजिस्ट्रेशन लगेगा लगेगा। अंडरस्टूड। डन। ये फिर वही रिपीटेशन है, तुम खुद ही देख लो भाई, कल को नहीं बोलना कि मैडम ने करवाया नहीं। 40 लाख एक्सीड हो गया, ठीक है, इस दिन एक बार रजिस्ट्रेशन इस डेट को हुआ तो एक बार रजिस्ट्रेशन इस डेट को करवा रहे हो, वही कट कॉपी पेस्ट है क्वेश्चन नंबर 1, बस नाम बदल गया, नामकरण हो गया। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली सेम। ये अब भी नहीं किया तुमने, राघव जी आसाम में है, राघव जी आसाम से त्रिपुरा से कुछ कुछ सप्लाई कर रहे हैं, अब भी किया तुमने। यहाँ पे गोवा वाला अभी किया तुमने, ये हिमाचल प्रदेश वाला अब भी नहीं किया, अब भी 24 है ना, सेम है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो तुमको विजुअलाइज भी करवा रही हूँ भैया, सही में सेम है, कुछ उड़ाया नहीं है मैंने। चलो, सो फाइनली दिस कंप्लीट्स योर रजिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, अब कल का एक क्लास रहेगी हमारी, कल की क्लास थोड़ा जल्दी भी लेने का लगा ना तो मैं ले लूंगी, क्योंकि मुझे बहुत तसल्ली से आईटीसी के कॉन्सेप्ट समझाने को टाइम चाहिए। तो माइट भी हम 8 बजे ले, हो सकता है थोड़ा सा और पहले, 7:45 या 7:30 बजे कर ले, मैं पहले ही बता दूंगी। ठीक है, तो टुमारो विल बी द लास्ट क्लास ऑफ आई आईडीटी और मेरी फर्स्ट क्लास ऑफ सीए इंटर फाइनली। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं कल फॉर द लास्ट क्लास। आओ और एक बार 3 घंटे पहली बार पढ़ोगे तुम मेरे साथ, वो भी मजा ले लो, लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडीज का। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।